Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, रायपुर। स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो से हम आपकी बुक रेजोल्यूशन का चैप्टर भोली पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने भोली की काफ़ी कहानी पढ़ी है, जिसमें हमने उसके साथ क्या क्या घटित हुआ, कैसे वह सिर के बल गिरी और उसकी बुद्धि कमज़ोर रह गई, कैसे उसके चेचक का अटैक आया और वह जो है उसके चेहरे पर उसका पूरा शरीर जो है कुरूप हो गया, और कैसे जो है वह हकलाती थी, और किस तरह से उसके पिता ने तहसीलदार की बात रखने के लिए उसे जो है स्कूल में डाला। भोली ने वहाँ शिक्षा प्राप्त की, और जब वह बड़ी हो गई और उसकी शादी की बात आई तो भोली के माता पिता ने उसका विवाह बिशंबर नाम के एक व्यापारी से करने का तय किया। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र जो है भोली के पिता के बराबर थी, जो लंगड़ाता था, लेकिन भोली के माता पिता ने केवल इसीलिए उसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया क्योंकि भोली बुद्धिहीन है या कम बुद्धि वाली है, भोली के चेहरे पर दाग है, भोली हकलाती है। इस सब बातों को वो बिशंबर नहीं जानता था, और वो बिना दहेज लिए भी शादी कर रहा था, और उन्हें पता था कि इसके अलावा दूसरा कोई उसे पति नहीं मिल सकता। इसीलिए भोली के माता पिता ने भोली का विवाह बिशंबर के साथ तय किया। बिशंबर बड़ी शानो शौकत के साथ बारात लेके भोली के घर पर, रामलाल के घर पर आता है, और शादी की तैयारियां शुरू होती है। शादी का शुरू होते हैं कार्य, और उसी समय जब बिशंबर भोली को वरमाला पहनाने लगता है और भोली की कोई सहेली उसका घूंघट थोड़ी देर के लिए पीछे खींच देती है, तो बिशंबर को जो है भोली के चेहरा दिख जाता है और उसे पता चल जाता है भोली के चेहरे पर दाग है। बस इसी बात का बहाना लेकर जो है वो दहेज की मांग कर लेता है। भोली का पिता रामलाल उससे बहुत मिन्नतें करता है कि भाई आप जो है, वो 5,000 दहेज की मांग करता है और वो 2,000 देने के लिए तैयार होता है, और भोली का पिता उसके पाँव में अपना साफा रख देता है कि ये मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत को मत उड़ाओ, आप 2,000 लेके विवाह कर लो। लेकिन बिशंबर नहीं मानता है, और उसके बाद में क्या होता है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। देन आउट विथ 5,000। जब रामलाल कहता है कि ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ, मैं अपमानित हो जाऊंगा सारे समाज और गांव के सामने, बिशंबर से कहता है कि भाई आप जो है विवाह कर लो। तब वो कहता है ठीक है, देन आउट विथ 5,000। तो ऐसा करो, 5,000 रुपये के साथ आओ, साथ में क्या लेके आओ, 5,000 रुपये। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. जो ही बिशंबर कहता है कि भाई अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है तो 5,000 रुपये लेके आओ, तो रामलाल के चेहरे से आंसू बह निकलते हैं। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू उसके चेहरे पर निकल आते हैं आंखों से बहते हुए। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, अपनी तिजोरी खोली। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और गिनकर नोट बाहर निकाले। कितने? 5,000 रुपये। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और उन रुपयों को लेकर सीधा वो बिशंबर के पास गया और उसके पैरों में वो रुपए रख लिए। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल। ट्रायम्फेंट बोलते हैं विजयी को। किसको बोलते हैं? विजयी। यानी जिस तरह से कोई व्यक्ति जीतता है और जीतने के बाद मुस्कुराता है, वैसे ही मुस्कुराहट जो है बिशंबर के चेहरे पर आई, उसके लालची चेहरे पर। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच, और ग्रीडी का मतलब होता है लालची। क्यों आई? क्योंकि उसने 5,000 की मांग की और उसे 5,000 मिल गए, ये नहीं उसकी बात रह गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, उसने जुआ खेला और वह जीत गया। गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस्ड, अब उसने घोषणा की, लाओ माला मुझे दो। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप्ड बैक, एक बार फिर से वेल घूंघट
वॉज स्लिप्ड बैक, पीछे की ओर सरका, फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से। एक बार फिर यहाँ इसलिए बोला है क्योंकि पहले जब माला पहनाने लगा था तो भोली की सहेली ने जो है उसका घूंघट पीछे खींचा था, और इस बार और उसका घूंघट पीछे गया, लेकिन बट दिस टाइम, लेकिन इस बार हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, डाउनकास्ट यानी नीचे झुकी हुई, नीचे की ओर देखती हुई। इस बार भोली की आंखें नीचे झुकी हुई नहीं थी जिस तरह से पहले थी। पहले उसकी सहेली ने उसका घूंघट उठाया था, इस बार भोली ने स्वयं अपने चेहरे से घूंघट हटाया, और इस बार उसकी आंखें शर्म के कारण नीचे झुकी हुई नहीं थी। सी वॉज लुकिंग अप, वो बिल्कुल ऊपर सामने देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा देख रही थी। एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है होने वाला, यानी जिसकी शादी उसके साथ होने वाली है, उस पति को यानी होने वाले पति की ओर देख रही थी। एंड इन हर आईज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा होना किसी के प्रति। उसके आंखों में इस बार नाराजगी नहीं थी और घृणा नहीं थी, बल्कि एक अपमान सा था उस व्यक्ति के लिए, एक शांत उलाहना था उस व्यक्ति के लिए। विशंबर रेज्ड द गार्लैंड, विशंबर ने अपने हाथों में माला उठाई। टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गर्दन की में डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग। स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग जो होता है, स्ट्रीक बोलते हैं रेखा या लकीर को, और लाइटनिंग यानी बिजली। बिजली की जो रेखा या चमक एकदम से प्रकट होती है, वैसे कि वैसे भोली का हाथ स्ट्रक आउट यानी बाहर की ओर निकला। जैसे अचानक से बिजली कहीं आकाश में कड़कड़ाती है तो एक रेखा जो है, चमकती हुई रेखा प्रकट होती है आकाश में, ठीक वैसे कि वैसे भोली का हाथ एकदम बाहर की ओर आया। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और यहाँ जो सेंटेंस आ रहा है द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, देखना यहाँ पे। यहाँ वॉज आया हुआ है और वॉज के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। वॉज के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल पैसिव वॉइस में ही आती है। जो एक्टिव वॉइस होते हैं वहाँ वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज होता है। तो यहाँ पैसिव वॉइस है क्योंकि माला किसने फेंकी थी? भोली ने। तो यहाँ ये नहीं बताया गया है कि भोली ने माला फेंकी, बल्कि ये कहा गया द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, उस माला को जो है आग में फेंक दिया गया, यानी जो मंडप की आग जल रही थी पास में, वहाँ उसे फेंक दिया गया। सी गॉट अप, वह उठ खड़ी हुई, एंड थ्रू अवे द वेल, और उसने अपना घूंघट पीछे की ओर हटा लिया पूरा। पिताजी, सैड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने जो है बिल्कुल स्पष्ट तेज आवाज में कहा पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स were startled to hear her speak without even the slightest stammer। अब ज्यों ही उसने माला फेंकी, माला फेंकते ही उसके मुंह से पहला शब्द जो जोर से निकला वो था पिताजी, और उसने जो ये शब्द बोला बिना हकलाते हुए, किसी प्रकार की हकलाहट उसकी आवाज़ में नहीं थी, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर यानी स्पष्ट आवाज़ थी, और तेज आवाज़ थी, लाउड यानी तेज आवाज़ थी। ये जब आवाज़ उसके पिता ने, उसकी माँ ने, उसकी बहनों ने, उसके भाइयों ने और उसके रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने सुनी, तो वे सब स्टार्टल का मतलब आश्चर्यचकित होना, भौचक्के रहना, सब क्या हो गए? आश्चर्यचकित रह गए। क्यों रह गए? टू हियर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, बिना हकलाए, बिना थोड़ा बहुत भी हकलाए, इस प्रकार से स्पष्ट आवाज को सुनकर वे भौचक्के रह गए, क्योंकि उनको ये आज तक ये पता था भोली जो है हकलाती है, बिना हकलाए वो एक शब्द भी नहीं बोल सकती। लेकिन पहली बार जब उन्होंने सुना कि भोली ने बिना हकलाए हुए शब्द को बोला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी आप अपना धन वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने वाली नहीं हूँ। ये निर्णय कौन सुनाती है? भोली। उसके पिता को कहते हैं पिताजी ये धन जो आपने इसके पैरों में रखा है इसको वापस अपने पास ले लीजिए। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, थंडरस्ट्रक का मतलब होता है भौचक्का होना। रामलाल जो है भौचक्का हो गया, थंडरस्ट्रक, भौचक्का, हक्का बक्का भी कह सकते हो इसको, हक्का बक्का होना।
रामलाल हक्का बक्का हो गया। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी धीमी धीमी आवाज में एक दूसरे के कानों में कोई बात कहना। सो सेमलेस, बड़ी शर्म की बात है। सो अगली, कितनी बुरी बात है। एंड सो सेमलेस, कितनी शर्म की बात है। यानी सभी जो मेहमान वहाँ आए हुए थे कानाफूसी करने लगे। रामलाल हक्का बक्का सा रह गया। बोली, आर यू क्रेजी, बोली क्या तुम पागल हो। साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो, लज्जित करना चाहती हो। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमानित करना या लज्जित करना, कि क्या तुम अपने परिवार को लज्जित और अपमानित करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर योर आवर इज्जत, क्या तुम्हें हमारे इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने क्या कहा कि आपकी इज्जत के लिए ही आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैंने जो है इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने की सोची थी। यानी आपने जब अपना निर्णय सुनाया, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैंने आपकी इज्जत की परवाह करते हुए, मैंने आपके बारे में सोचते हुए इस बूढ़े आदमी से शादी करने के बारे में विचार किया। क्योंकि जब आपने और माँ, मतलब वो यहाँ ये कहना चाहती है कि मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से शादी करूँ, लेकिन आपकी इज्जत की परवाह करते हुए कि आप कहीं बदनाम नहीं हो जाए, आप अपमानित नहीं हो जाए, मैंने इस बूढ़े आदमी से शादी करने के बारे में सोचा। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल कॉवार्ड एज माई हस्बैंड। अब वो भोली उसके बारे में कहती है, मैं जो है एक स्वार्थी, लालची और घिनौने कायर को मेरे पति के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहती। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी और नहीं करूँगी। वॉट ए सेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, हार्मलेस यानी हानि रहित, यानी किसी प्रकार की जो हानि नहीं पहुंचाती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है, वैसा। वी ऑल थॉट, हम सब ने सोचा, शी वॉज ए हार्मलेस डम काउ, वह तो बेचारी एक गूंगी गाय की तरह है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये जो बात है, वहाँ जो औरतें खड़ी थी, उन औरतों में से किसी एक बूढ़ी औरत ने कही बात ये। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, और जिस बूढ़ी औरत ने ये बात कही थी उसकी ओर भोली जो है गुस्से के साथ बोली, यस, हाँ आंटी, यू आर राइट, हाँ आंटी तुम सही हो। यू ऑल थॉट, तुम सबने सोचा, आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, ड्राइवन काउ यानी का मतलब होता है हाकी जाने वाली, यानी मैं एक गूंगी और कहीं भी हाके जाने वाली गाय हूँ। तुम सबने क्या सोचा कि मैं तो एक गूंगी हूँ, भोली हूँ, तो आप मुझे कहीं भी ले जाएंगे तो मैं वो चुपचाप वहाँ पे चले चलूँगी। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू हिज हार्टलेस क्रिएचर, बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग। तो क्या कह रही है, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर, इसीलिए आप मुझे सौंपना चाहती थी, मेरा हाथ सौंपना चाहती थी, टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इस हृदय विहीन प्राणी के हाथों में। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये गूंगी गाय, द स्टैमरिंग फूल, ये हकलाने वाली मूर्ख, इज स्पीकिंग, अब बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या तुम ज़्यादा सुनना चाहती हो। तो इस तरह से भोली ने उस बूढ़ी औरत को डांटा जिसने ये कहा था कि ये तो एक गूंगी गाय है, हमने ऐसा सोचा, लेकिन ये तो तेज तेज बोलने लग गई। विशंबरनाथ द ग्रोसर, विशंबरनाथ जो कि वहाँ शादी करने के लिए आया था, द ग्रोसर किराने का व्यापारी, स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, वह अपने बारात के साथ वापस रवाना हो गया। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, और जो बैंड बजाने वाले लोग थे वो कन्फ्यूज यानी असमंजस में पड़ गए। थॉट, उन्होंने क्या सोचा, दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी, कि शायद विवाह संपन्न हो गया है। एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने जो है विवाह की विदाई के लिए जो गीत बजाया जाता है वही गीत बजाना शुरू कर दिया। उनको क्या पता था कि यहाँ शादी हुई नहीं है, वो तो बाहर खड़े थे बेचारे। उन्होंने ये सोचा कि अब शादी पूरी हो गई है और विदाई का समय आ गया है, तो विदाई का गीत बजाने लग गए। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड टू द ग्राउंड, रूटेड यानी जड़वत, बिल्कुल स्थिर। रामलाल उस मैदान में जड़वत खड़ा रहा। हिज हेड बाउड लाउ, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, अपने दुख और शर्म के कारण से।
द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर, सेक्रेड यानी पवित्र को बोलते हैं, यानी जो पवित्र अग्नि थी उसकी ज्वाला स्लोली डाइड डाउन, धीरे 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 बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब रामलाल ने भोली की ओर अपना मुंह किया और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? यानी उसके पिता को बड़ा चोट पहुंचती है कि तुम ये सब काम किया, अब तुमसे शादी कोई करने वाला नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हारा क्या होगा? एंड सुलेखा सैड इन वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, यहाँ देखो इस भोली का वास्तविक नाम आ गया है। क्या नाम था उसका? सुलेखा। पूरे चैप्टर में अब ये नाम क्यों आया है? क्योंकि अभी तक जो है उसका कैरेक्टर अपने सामने आ रहा था, जो भी चरित्र चित्रण अपने सामने आ रहा था उसमें वो भोली के रूप में ही नज़र आ रही थी। आज पहली बार एक बुद्धिमान, बुद्धिमती, अच्छी बोलने वाली, बिल्कुल अच्छी लड़की के रूप में प्रकट हुई है, इसीलिए इसको यहाँ लेखक ने यहाँ क्या बोला? सुलेखा। सुलेखा सैड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी, काम का मतलब होता है शांत और स्टडी का मतलब होता है स्थिर। सुलेखा ने बिल्कुल धीमी शांत आवाज़ में, स्थिर आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी बूढ़ी अवस्था में आपकी और माताजी की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा है, मैंने इतने ज्ञान प्राप्त किया है। इजंट दैट राइट मैम, क्या ये सही नहीं है मैडम? अब यहाँ पर ये मैम को जो संबोधित करके कहती है, वास्तव में ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उस समय उसकी जो मैडम थी, जिसने उसको शिक्षा दी थी, जिसने उसको ज्ञान दिया था, वो मैडम पूरे समय वहीं खड़ी थी। तो अंत में जो है भोली जब अपने पिता को आश्वस्त करती है कि मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी, माँ की सेवा करूंगी, और जिस विद्यालय में मैंने शिक्षा प्राप्त की है उस विद्यालय में पढ़ाऊंगी, तो लास्ट में वो कहती है, अपने मैडम से कहती है कि मैडम क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ? द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर, टीचर पूरे समय तक वहाँ कोने में ही खड़ी थी, वॉचिंग द ड्रामा, और वे सारा नाटक देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, निसंदेह, सी रिप्लाइड, उसने कहा। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में वॉज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि की चमक थी। किसकी आंखों में? उसकी मैडम की आंखों में। दैट एन आर्टिस्ट फील, ऐसी संतुष्टि जो कि एक कलाकार महसूस करता है। व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, कंटेम्पलेटिंग यानी विचार या भाव, द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, उसके कृति को समाप्त करने का भाव जब उसके मन में आता है तो बड़ी संतुष्टि महसूस करता है। ठीक वैसे कि वैसे भोली की जो मैडम थी उसकी आंखों में भी जो है संतुष्टि नजर आ रही थी, अर्थात वह संतुष्ट थी कि उसने जिस लड़की को पढ़ाया, समझाया और ज्ञान दिया, वो लड़की आज उसके ज्ञान को यथार्थ रूप में प्रयोग कर रही है और वो इस योग्य हो गई है कि अपने जीवन के डिसीजन स्वयं ले सकती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि कैसे इस पाठ में जो है एक ऐसी लड़की की कहानी बताई गई है जिसको सभी गांव वाले मूर्ख समझते थे, बुद्धिहीन समझते थे, और जो कुरूप चेहरे वाली थी, इतनी अयोग्यता के होते हुए भी, इतनी परेशानियों के होते हुए भी जो है शिक्षा के बल में, शिक्षा के आधार पर उसमें इतनी योग्यता आ गई, इतनी बुद्धि आ गई कि वह जो है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, उस गांव की सेवा करने के लिए अंत में तैयार हो गई। तो वास्तव में जो है ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है, विद्या एक ऐसी चीज़ होती है जो अच्छे से बुरे व्यक्ति, कुरूप से कुरूप व्यक्ति या किसी भी प्रकार की कमियों से युक्त व्यक्ति के जीवन को एक नया आकार और एक नया स्वरूप प्रदान करते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों ये भोली का पाठ आपके आज इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने से पूर्व आप जो है एक बार अपने पुराने जो दोनों वीडियो हैं भोली के पार्ट 1 और पार्ट 2 उनको भी यदि देख लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। सभी तीनों वीडियो एक साथ देखने से आपको पूरे पाठ की कहानी पता चल जाएगी
और आप उनके प्रश्न उत्तर को याद करने के लिए तैयार हो जाएंगे, याद आसानी से कर पाएंगे। पहले जो हमने प्रश्न उत्तर दे दिए हैं, क्वेश्चन सी के सारे प्रश्न उत्तर आपको दे दिए गए हैं। आज आपको क्वेश्चन डी का तीसरा सवाल और चौथा सवाल और क्वेश्चन ई का पहला और तीसरा सवाल करना है। क्वेश्चन डी का तीसरा सवाल जो है, वाई डिड रामलाल प्लेस इज टर्बन एक विशंबर फीट, रामलाल विशंबर के पैरों में अपनी साफा क्यों रखता है, उसके बारे में बताना है। वह अपनी पुत्री का विवाह किसी भी कीमत पर विशंबर के साथ करना चाहता है और वो जो 5,000 रुपये की डिमांड करता है उसकी जगह वो 2,000 देना चाहता है और एक रिक्वेस्ट करने के लिए, एक निवेदन करने के लिए कि आप मुझे अपमानित मत कीजिए, लज्जित मत कीजिए, वह जो है अपना साफा विशंबर के चरणों में रखता है। वाई डिड भोली रेफ्यूज टू मैरी विशंबर, भोली विशंबर से विवाह करने से मना क्यों करती है, क्योंकि वो बताती है कि वो एक जो है लालची है, वो एक घृणित घिनौना कायर व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति के साथ जो है वो विवाह करना नहीं चाहती। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण। कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है, चरित्र चित्रण, यानी भोली के स्वभाव में क्या विशेषता थी, भोली का चेहरा या भोली का रंग रूप कैसा था, भोली का व्यक्तिगत परिचय क्या था, इन सब के बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। व्हाट वाज द रोल ऑफ स्कूल टीचर इन भोलीज लाइफ, भोली के जीवन में विद्यालय के शिक्षक का क्या योगदान था। तो वास्तविक रूप से देखें तो भोली में जो भी परिवर्तन आया, वो उसने हकलाना छोड़ दिया था, वह किसी बात के बारे में अच्छा बुरा सोच सकती थी और तर्क वितर्क कर सकती थी, अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती थी। ये सारे के सारे परिवर्तन जो है भोली की टीचर की वजह से ही आए। भोली की टीचर के बगैर जो है वो जीवन में वर्तमान में जो थी उस स्वरूप को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाती। तो इस तरह से विद्यार्थियों आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर जो है अपनी नोटबुक में लिखने हैं और जिस तरह से आप चेक करने के लिए ग्रुप में उसकी फ़ोटो डालते हैं, इस बार भी आपको डालना है। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।